नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन के बारे में। इस वॉर को चलते हुए लगभग अब 1 साल से ज़्यादा ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी तक कोई खास रिजल्ट जो है हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई है एक्चुअली में इसके रीजंस क्या है। आपने बहुत सारा न्यूज़ में सुना होगा कि रशिया ने जो यूक्रेन के कई सारे हिस्से हैं उन पर कब्जा कर लिया है, और ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे। एक्चुअली में आज की अगर बात करें 21st सेंचुरी की, तो 21st सेंचुरी के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर दे और बाकी की जो दूसरी कंट्रीज है वो चुपचाप बैठ कर देखती रहे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर 21st सेंचुरी की बात करें तो आप जितने भी कन्फ्लिक्ट देखेंगे, अगर देखा जाए तो रशिया क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे? डेफिनेटली चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी को हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों सुपर पावर्स हैं और इस तरह की कोई भी अगर वॉर छिड़ती हैं तो उस वॉर के अंदर सिर्फ ये 2 कंट्री इफेक्टेड नहीं होंगी, बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इफेक्टेड होगा। सेम केस अप्लाई होता है इंडिया और चाइना के ऊपर भी। अगर इंडिया और चाइना दोनों अगर वॉर के अंदर आते हैं, फुल फ्लेज्ड वॉर, मतलब कि पूरे तरीके से अपने सभी रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर वॉर के अंदर जाते हैं, तो वो बहुत ही भयानक एक दृश्य होगा जो देखने वाला होगा। और उसके अंदर सिर्फ ये 2 कंट्रीज नहीं लड़ेंगी, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मेरा पॉइंट ये है कि इस दुनिया के अंदर अभी 21st सेंचुरी के अंदर सभी जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इवन पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, इंडिया के पास भी है, कई कंट्रीज ऐसी हैं। और इस 21st सेंचुरी में अगर फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ती है, मतलब कि सभी रिसोर्सेज के साथ अगर कोई कंट्री अपनी वॉर को लड़ना शुरू करती है जो बिग कंट्रीज हैं, तो उस केस में वो जो तबाही होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और ये पूरे जो अर्थ है, पूरी जो वर्ल्ड है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस चीज़ को अगर आप एक साइड रख के देखें और दूसरी साइड आप ये सोचें कि रशिया और यूक्रेन की वॉर को तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन वहां पर तो कोई इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। तो उस केस में क्या ऐसा डिफरेंट चीज है जो कि बाकी का जो वर्ल्ड है वो चुपचाप शांति से बैठ के देख रहा है, और वहां पे जो रशिया है वो यूक्रेन के जो एरियाज हैं, लैंड है, उस पर कब्जा करता जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और सारी कंट्रीज जो चुप बैठी है, इंक्लूडिंग हमारा जो देश भारत है उसकी हम बात करें तो इसका रीजन क्या होगा। इसका रीजन ये है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो यूक्रेन है वो रशिया का ही एक पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं भारत की, तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके का जो हिस्सा है, पाकिस्तान वहां पे कब्जा करके बैठा है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो वो भारत का हिस्सा है। सेम उसी तरह से जो रशिया है, रशिया का जो यूक्रेन है, क्रीमिया है, पोलैंड है, बेलारूस है, ये सारे कुछ आसपास की कंट्रीज हैं, ये पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करती थी, लेकिन कुछ बदलाव हुए 1991 के अंदर। उसमें क्या है, बहुत सारा जो रशिया का जितनी जमीन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, अलग अलग पार्ट में टूट गई, और ये नई नई कंट्रीज है आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए आज के टाइम पर ये जो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पर जो यूक्रेन का रिलेशन है रशिया के साथ, उस केसेस की वजह से जो बाकी कंट्रीज हैं वो काफी हद तक चुप हैं, और जो और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन की हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पर इतिहास में कौन सी ऐसी इवेंट्स घटी है कि जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है पूरे जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए रशिया और यूक्रेन रिलेशंस की अगर बात करें तो ये आपके शुरू होते हैं 1700 के अराउंड, 1700 के अराउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आज के टाइम पे आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं। जैसे भारत का एग्जांपल लेके चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सी चीज है कि भारत जो देश बना है वो 1947 में देश बना है, ठीक है। वो देश 1947 में बना है। उससे पहले वो जो हमारा देश था उस पर रूल हुआ करता था अंग्रेजी हुकूमत का या फिर ब्रिटिश एम्पायर का। हम शब्द यूज करते हैं ब्रिटिश एम्पायर। हम ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिश शब्द यूज करते हैं तो कंट्री तो यूज नहीं करते, एम्पायर यूज करते हैं। तो ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। अब ये जो शासन है ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया, पाकिस्तान और सारे हिस्से में फैला हुआ था। अब देखिए होता क्या है कि इस शासन से पहले ये जो ब्रिटिश एम्पायर था ये भी आपका मॉडर्न एम्पायर था। मॉडर्न एम्पायर इन द सेंस कि यहाँ पर मॉडर्न आइडियोलॉजीज थी, मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न सोच थी, थिंकिंग थी। लेकिन इससे पहले अगर प्रीवियसली चला जाए, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे 1604 1600 के अराउंड, उस टाइम पर क्या था कि ये जो आपका पूरा जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने से पहले का जो हिस्सा था भारत का, वो रजवाड़ों में, छोटे छोटे प्रांतों में, प्रोविंसेस में बटा हुआ था। उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर राजा देखने को मिलते थे।
अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो राजा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो एक नया जो मॉडर्न, मैं यूँ कहूँ कि मॉडर्न सोसाइटी की डेवलपमेंट स्टार्ट की। खैर, अगर मैं मॉडर्न सोसाइटी शब्द यूज करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ब्रिटिशर्स की कोई मैं तारीफ बता रहा हूँ। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब ये है कि ऑलरेडी प्रीवियसली जो था वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, और उससे पहले चले जाएं तो आपके ट्राइबल लोग हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुई है। सेम उसी तरह से अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया और रशिया के आसपास का जो हिस्सा था वहां पे एम्पायर्स हुआ करते थे। अब ये अगर यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन का जो हिस्सा था वो मंगोल्स के अंडर भी रह चुका है, पोलिश जो पीपल हुआ करते थे पोलिश एम्पायर के अंडर भी रह चुका है। तो ये सब चीजें जो थी धीरे धीरे करके बढ़ी। और अगर बात करें जो 1700 के अराउंड बात करें तो 1700 में ये जो यूक्रेन वाला हिस्सा था और आसपास की जितनी कंट्रीज थी ये सारी यूएसएसआर के साथ में आकर मिल गई थी, मतलब रशिया का एक हिस्सा बन गई थी। अब होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है, यूक्रेन अपनी इंडिपेंडेंस की, अपनी आज़ादी की बात करना स्टार्ट करता है। और फाइनली क्या होता है 1918 के अंदर, 1918 के अंदर यूक्रेन अपने आप को अलग कर लेता है रशिया से। ठीक है, क्योंकि सेपरेटिस्ट की डिमांड है। अगर भारत की भी मैं बात करूं तो भारत में आप देखेंगे बहुत सारे सेपरेटिस्ट हैं जो अलग रहने की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हैं जो बात कर रहे हैं, साउथ में आपके अलग है, जम्मू कश्मीर में आपके अलग है, पंजाब में आपके अलग है। तो सब जगह में अलग अलग आपके सेपरेटिस्ट हैं जो अलग होने की बात करते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको जो जमीन है वो दे दें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब तो भारत टुकड़ों में बंट जाएगा, है ना। और कोई भी कंट्री के साथ ये जो चीज होती है ये इस तरह से नहीं की जा सकती है। तो 1918 में जो यूक्रेन होता है वो अपने आप को रशिया से अलग करने की कोशिश करता है रेवोल्यूशंस के थ्रू, विद्रोह के थ्रू। लेकिन होता क्या है, बाद में जो रशिया है उसको अगेन 1921 में अपने अंदर मिला लेता है। अभी देखिए जो रशिया है उसने दोबारा से यूक्रेन को अपने अंडर मिला लिया, अपने रिजीम के अंडर कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जो आप बदलाव देखेंगे तो 1991 में 1991 के अंदर एक मेजर इवेंट जो है वो घटती है। हम क्या देख रहे हैं कि 1700 से जो यूक्रेन है और उसके आसपास का जो एरियाज है वो सारे रशिया के अंडर ही पड़ता था, या फिर रशियन एम्पायर के अंडर आता था आपका। उसके बाद 1918 के अंदर एक बार यूक्रेन जो है अपने अलग होने का रास्ता जो है वो अपनाता है, लेकिन रशिया फिर से 1921 के अंदर उसको दोबारा से कैप्चर कर लेता है। लेकिन अब इस 1921 से बीच में और 1991 के बीच में बहुत सारे इवेंट्स जो है वो घटी हैं। आप वर्ल्ड वॉर्स देखेंगे, इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे, ये सब चीजें हुई हैं। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप जानते होंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो आपका यूएसए था और रशिया था वो एक साइड में थे और वो लड़ रहे थे आपके किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, जापान के खिलाफ। और ये जब लड़ाई खत्म होती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हिटलर है वो हार जाता है, जर्मनी जापान की जो हार देखने को मिलती है, और यूएसए और रशिया जो है वो जीत जाते हैं। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दोनों कंट्रीज एक साथ थी, लेकिन बाद में क्या है इनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। रशिया बात करता है सोशलिज्म की बात करता है, कम्युनिज्म की बात करता है। सोशलिज्म मतलब कि जो समाज है वो आपका, उसमें प्रायोरिटी जो है वो किसानों की है, मजदूरों की है। और जो अमेरिका बात करता है वो बात करता है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म मतलब कि जो सोसाइटी होगी वो रन करेगी अकॉर्डिंग टू दी, जो लोग हैं वो डेवलपमेंट अपने आप से करेंगे। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होगी। सोशलिज्म की बात करें तो वहां पर जैसे हमारे इंडिया के अंदर बात करें वहां पर भी कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम चीजें होंगी वो सरकार गवर्न करेगी, सरकार ओन करेगी, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चीजें चलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है गवर्नमेंट ओन करती हैं इंडिया के अंदर, वो सोशलिज्म हो गया। और कैपिटलिज्म का मतलब हो गया कि आप प्राइवेट ओनरशिप जो है उसको अलाउ कर दीजिए किसी भी सेक्टर के अंदर, कि कोई कितना भी ग्रो करे वो उसका पर्सनल वो है। और मतलब कि बिजनेसमैन होंगे अपने आप ग्रो करेंगे जितना हो सके, सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा उसके अंदर। ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के अंदर। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है आपका रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूएसए के बीच में। उसके अलावा और भी अगर बात करें तो कई तरह की जो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं
जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए रशिया और यूएसए के बीच में। तो ये डिफरेंसेस की वजह से क्या हो गया, और दोनों कंट्रीज क्योंकि उस टाइम पे पावरफुल थी, रशिया भी और यूएस भी, तो उनके बीच में एक अलग तरह की जो रेस है वो स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो आपका स्पेस मिशंस को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो कंट्रीज जितनी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है उनको अपनी अपनी साइड करने की बात हो। तो सोशलिज्म की अगर बात करें तो चाइना उसके साथ मिल जाएगी आपकी, और कैपिटलिज्म की बात करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज है वो आपकी यूएसए के साथ मिल गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ये हो गई कि यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस जो था वो यूएसए की तरफ को था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम थी। देखिए कोई भी अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत कोई नेता है उसने ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो खैर भारत की पॉलिटिक्स में, राजनीति की मैं बात करूं तो वहां तो किसी भी तरह की कोई आइडियोलॉजी या फिर मैं यूं कहूं कि किसी तरह का कोई इंसान जो है उसके अंदर ज़मीर नाम की चीज जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि लोग पार्टियां बदलते हैं, सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, तो उनका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वो पर्सनल प्रॉफिट गेन के लिए जो पार्टी है वो बदलते हैं। खैर बट अगर बेसिकली देखा जाए तो जो राजनीति होती है उसके अंदर जो लोग जुड़ते हैं, जैसे कि मैं बात करूं बीजेपी के जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब पार्टी में एक आइडियोलॉजी रखने वाले हैं। कांग्रेस के जितने भी लोग आपस में जुड़े हैं वो सारे एक आइडियोलॉजी रखते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी एक आइडियोलॉजी रखते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका भी कोई फ्रेंड होगा तो आप भी उसको, आपका वो फ्रेंड अच्छा होगा या दोस्त होगा जिसके साथ आपकी सोच मिलती है, आइडियोलॉजी मिलती है। तो उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया और जो आपका यूएसए है वो आपस में जितने भी कंट्रीज हैं उनको अपनी तरफ खींचने को लग गए। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आपके जो आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए, और उसके बाद फाइनली क्या होता है 1991 में रशिया जो है वो इस रेस में कोल्ड वॉर की, जो इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली तो लड़ नहीं रहे थे, सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, तो जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। चाहे इकोनॉमिक की सेक्टर में बात करें वहां पर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं थी, तो इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो 1991 में क्या होता है, फाइनली रशिया के अंदर जितनी आपकी बाकी कंट्रीज थी, उस टाइम पे इसको यूएसएसआर कहा जाता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रूस, सोशलिस्ट शब्द उसके कंट्री के नाम के अंदर आता था। तो ये यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं यूएसएसआर का, तो ये वो आपका मैप है जो 1991 से पहले हुआ करता था। तो ये सारा देखिए, रशिया तो आज भी रशिया इतना तो है ही है, लेकिन उससे पहले ये सारी कंट्रीज जो इधर आपको नजर आ रही हैं, ये सारा पार्ट क्या है, रशिया का हुआ करता था। इसमें आपका इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस हो गया, आर्मेनिया हो गया, और इवन आपका जो यूक्रेन वाला हिस्सा है वो भी आपका रशिया के अंदर ही आया करता था। अब खैर रशिया वीक हो जाता है 1991 में, और उसके बाद क्या है, रशिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब क्योंकि रशिया वीक था उस टाइम पर, इसलिए रशिया इस डिसइंटीग्रेशन को कुछ नहीं कर पाया। अलग अलग एरिया जितने भी थे यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो लोग थे वो अलग अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, और रशिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर पॉलिटिकली भी मैं कहूँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इन कंट्रीज की सेपरेशन से बचा पाए अपने आप को। तो ये सभी कंट्रीज अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब जब ये अलग हो जाती हैं उसके बाद क्या होता है कि 2013-14 के अंदर, 2013-14, अब ये लेटेस्ट बात की जा रही है, 2013-14 के अंदर अगर बात की जाए तो उस टाइम पर यूक्रेन के अंदर, जो आज का यूक्रेन है, उसमें एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। या आपका विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये जो प्रेसिडेंट थे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रो रशियन थे, प्रो रशियन इन द सेंस कि रशिया की गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड थे, उनका साथ दिया करते थे। अब उसमें हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब आपने एक और चीज मैं आपको बता देता हूं इससे आगे बढ़ने से पहले, कि बेलारूस के बारे में आपने सुना होगा कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी जो वैगनार म्यूटिनी हुई थी, वैगनार जो आर्मी थी रशिया की, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या है विद्रोह शुरू कर दिया था। तो उसमें बेलारूस के राष्ट्रपति थे जिन्होंने मीडिएशन करवाया था। तो उन्होंने क्यों करवाया, वो तो एक अलग कंट्री है, उन्होंने इसलिए करवाया क्योंकि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है। सिर्फ पर्सन की अगर मैं बात ना करूं तो दोनों कंट्रीज के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इसका मतलब क्या है, एक हेड ऑफ द कंट्री जो है, एक कंट्री का जो हेड है वो दूसरी कंट्री के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आप मान के चलिए कि एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी हेल्प करेंगे। अब यही चीज रशिया अपने आसपास की जितनी कंट्रीज है उनमें चाहता था कि जितने भी कंट्रीज है, जो यहाँ पर हम मान के चले ना कि यूएसएसआर में जब थी कंट्रीज, ये जब अलग हो जाती है तो रशिया ये चाहता है कि ये जो सब कंट्रीज हैं यहां पे प्रो रशियन गवर्नमेंट हो, जो रशिया का समर्थन करे और हर हालत में रशिया का साथ दे। ऐसा क्यों चाहेगा रशिया, क्योंकि
अमेरिका ने 1949 के अंदर एक ट्रीटी जो थी वो लॉन्च की थी, स्टार्ट की थी, जिसका नाम था नाटो। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं नाटो की बात करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये बहुत सारी जो कंट्रीज है, जितनी भी ब्लू कलर में आपको रिप्रेजेंट हो रही है, ये सब नाटो की मेंबर्स है। इस ट्रीटी का मकसद क्या है? इस ट्रीटी का मकसद ये है कि ये अमेरिका जो है ये ट्रीटी साइन करवाता है 1949 से ही, और जो कंट्रीज इसकी मेंबर होती हैं उनके ऊपर या फिर उन कंट्रीज जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई उस नाटो मेंबर जो कंट्री है उसके ऊपर अटैक करता है तो दूसरे जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसकी सपोर्ट में आएंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब देखिए ये जो नाटो मेंबर्स है, अगर आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में, तो आप क्या देख रहे होंगे? रशिया के बिल्कुल पास की अगर मैं बात करूं, इवन यहाँ पर टर्की जो हो गया यहां तक, और आसपास के जो हिस्से यहां तक, ये आपके नाटो मेंबर्स कंट्री है। तो रशिया को प्रॉब्लम ये है, अगर आज के टाइम पे भी आप जानते होंगे, तो रशिया और यूएसए की आपस में नहीं बनती है, उनके बीच में डिफरेंसेस है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो अब रशिया कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी जो नियर बाय उसकी कंट्री है वो कभी भी नाटो की मेंबर बने। तो अब ये यूक्रेन वाला जो मुद्दा है, इसमें कई रीजंस बनते हैं कि क्यों रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया। अभी हम नाटो के ऊपर भी दोबारा से आएंगे, लेकिन खैर अभी हम यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि क्यों जरूरी है रशिया के लिए कि जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें प्रो रशियन आपके राष्ट्रपति या फिर कंट्री की रिजीम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल पावर में जो बैठा है वो। तो ये जो आपके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे 2013-14 के अंदर, जिनकी बात हम कर रहे हैं, विक्टर यानुकोविच, ये आप कह सकते हैं कि प्रो रशियन थे। तो उस टाइम पर एक ट्रीटी जो थी वो साइन होने वाली थी, किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन के बीच में और आपका जो यूक्रेन है उसके बीच में। यहां पर इसका नाम था यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट। ये जो था ये साइन होने वाला था यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में। यूरोपियन यूनियन बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, उनके बीच में साइन होने वाला था। अब ये जो आपके राष्ट्रपति होते हैं विक्टर यानुकोविच, ये इस ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं। तब जब ये ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं तो पूरे यूक्रेन के अंदर इनके खिलाफ बहुत सारे जो विद्रोह हैं जो वो देखने को मिलते हैं, रिवोल्ट देखने को मिलते हैं, कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रदर्शन है इनकी वजह से होता क्या है कि पूरा जो देश है वो ज्यादातर जो देश है अपने राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाता है। तो ये जो विक्टर यानुकोविच हैं इनको ये देश छोड़कर भागना पड़ता है, यूक्रेन छोड़कर ये भाग जाते हैं, यूक्रेन से ही चले जाते हैं। अब उसमें होता क्या है, अब ये जो जितने भी प्रोटेस्टर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी वजह से ये राष्ट्रपति ये देश छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि ये राष्ट्रपति प्रो रशियन थे और ये यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहते थे। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर एग्रीमेंट साइन करते हैं मतलब आप रशिया और यूरोप के नजदीक जाते हैं, जो कि रशिया और अमेरिका के नजदीक जाते हैं, जो कि रशिया की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इनको यहां से भागना पड़ता है। और जब ये यहां से भागते हैं तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द यूक्रेन, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन यूक्रेन, वो इनकी सपोर्ट भी करता था, वो भी अगेन जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि यूक्रेन में ये लोग कौन हैं जो एक तो राष्ट्रपति का साथ दे रहे थे जो प्रो रशियन था राष्ट्रपति, और एक ऐसे लोग जो कि उस राष्ट्रपति के अगेंस्ट भी थे, कुछ लोग साथ में थे कुछ अगेंस्ट में थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए यूक्रेन की जो एथनिसिटी है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। एथनिसिटी के बारे में अगर बात करें तो देखिए यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पीपल जो यहाँ पर रहते हैं, आपको ये नजर आ जाएगा, ये पूरा सेक्शन जो क्या है ये यूक्रेनियन लोगों का है, और ये जो इधर वाला सेक्शन आपको नजर आ जाएगा ये आपके रशियन लोगों का है। रशियन लोगों का मतलब क्या है, यूक्रेन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते हैं। खैर उसमें धर्म बहुत सारे हैं, आप यूं मान के चलिए कि जूइश भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, कई तरह धर्मों के लोग हैं। रशिया के अंदर भी क्रिश्चियंस होते हैं, तो यहाँ पर रिलीजन वाला फैक्टर नहीं है। जैसे भारत में आप देखने को मिलेगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम और ये तरह की रीजन बेस्ड लड़ाई देखने को मिलती है, यूक्रेन में ऐसा नहीं है। यूक्रेन में धर्म के बेस पे लड़ाई नहीं है, वहां पे एथनिसिटी के बेस पे लड़ाई है। एथनिसिटी मतलब कौन कहाँ का रहने वाला है, किस तरह का वो इंसान है। कहने का मतलब यहाँ पर जो ये रशियन लिख रखा है ये सारे वो लोग हैं जो रशियंस लोगों की तरह ही दिखते हैं, रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। बाकी के जो ये मेंबर रह गए ये आपके दिखने में भी रशियन जैसे नहीं हैं और लैंग्वेज भी ये रशियन नहीं बोलते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सो एथनिसिटी ये दो तरह के लोगों में डिवाइड हो जाते हैं।
ये यूक्रेनियंस तो बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनके बाद जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी का हिस्सा है वो आपका यहाँ पर रशियंस लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो उस प्रेसिडेंट की, याकुनोविच की सपोर्ट कर रहे थे, जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, और ये वो लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे। अब रशिया जब ये सब चीजें देखता है प्रोटेस्ट, तो क्या होता है कि रशिया फाइनली जो आपका ये हिस्सा था यूक्रेन का, क्रीमिया वाला जो हिस्सा था, अगर मैप पे देखना चाहें तो ये ऊपर आपको यूक्रेन नजर आ जाएगा, ये यूक्रेन है पूरा, ठीक है। उसके नीचे ये वाला हिस्सा है जो क्रीमिया का हिस्सा है, और ये आपका यूक्रेन में ही पड़ता था, ये यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन जो जब 2014 के अंदर जो आपके ये यूक्रेन के राष्ट्रपति यहाँ से भागते हैं, और उसके बाद जो रशिया को रियलाइज होता है वो ये कि इतनी ज्यादा जो ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ये प्रो रशियन तो नहीं है, एंटी रशियन जरूर है, और यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीमेंट था उसको साइन करने के फेवर में थे। तो रशिया क्या करता है कि यहाँ पर 2014 के अंदर अपने ट्रूप्स को भेजकर जो यूक्रेन वाला हिस्सा है, यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो हिस्सा है, इस पे कब्जा कर लेता है। ये 2014 की बात चल रही है, 2014 की बात चल रही है। तो 2014 के अंदर रशिया अटैक कर देता है यूक्रेन के नीचे वाले पार्ट को, और यहाँ पर कब्जा जो है वो कर लेता है क्रीमिया में। अब देखिए क्रीमिया में कब्जा करने का भी लॉजिक क्या है कि अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये क्रीमिया जो है यूक्रेन से अलग है। ये देखिए, ये पूरा जो है, ये वाला सारा हिस्सा आपको यूक्रेन का नजर आएगा, ठीक है। ये सारा हिस्सा आपका यूक्रेन का है, और इस यूक्रेन के हिस्से से ये अलग से नजर आएगा आपको क्रीमिया, ये वाला पार्ट है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो यूक्रेन से थोड़ा सा नीचे साउथ की तरफ को है, यूक्रेन से भी एक्सेस है, लेकिन अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ रशिया से भी एक्सेस है। ये रशिया वाला पार्ट है, तो रशिया से भी यहाँ पे आ जा सकता है। तो रशिया क्या करता है, सबसे पहले इस हिस्से को हथियाता है, इस हिस्से पे कब्जा करता है क्रीमिया पे 2014 के अंदर, और उसके बाद जो अपनी प्रो रशियन गवर्नमेंट है, जो रशिया की सरकार का समर्थन करती है, वो वहां पर इंस्टॉल कर देता है क्रीमिया के अंदर, वहां पे बिठा देता है। अब ये क्रीमिया जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये रशिया का पार्ट हो गया। ये एक चीज थी, ये जो चीज आपको देखने को मिलती 2014 के अंदर, ये वहां पर हो जाती है। अब उससे आगे क्या डेवलपमेंट होती है, 2014 के बाद जो रशिया है वो आगे धीरे धीरे करके यहां पर यूक्रेन के जो दूसरे हिस्से हैं वहां पर भी कब्जा करना स्टार्ट करता है। होता यह है कि अभी अगर बात करें जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर रीजन क्या दिया जाता है कि क्यों रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो वो पहला चीज ये था, पहला रीजन आप देखेंगे कि नाटो वाला रीजन था, कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अमेरिका ने 1949 में स्टार्ट की थी, यूक्रेन ये वाली ट्रीटी साइन करने वाला था। ऐसा रीजन दिया जाता है कि 1949 वाली जो ट्रीटी थी नाटो की, ये यूक्रेन साइन करने वाला था, और अगर यूक्रेन ये ट्रीटी साइन कर लेता तो उसकी वजह से जो नाटो मेंबर बन जाता, और नाटो मेंबर बनने की वजह से अगर यूक्रेन को किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती, तो उस केस में, या फिर रशिया अटैक करता, उस केस में यूएसए, यूरोपियन यूनियन और जितने भी आसपास की कंट्रीज हैं जो इस नाटो मेंबर्स हैं, वो सब यूक्रेन की सपोर्ट में आते हैं। अभी भी आप न्यूज में सुनने को मिल रहा होगा कि यूक्रेन रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें नाटो मेंबर बना दीजिए या फिर नाटो के अंदर शामिल कर लीजिए, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, क्योंकि अगर नाटो मेंबर उसको बना देते हैं तो ना चाहते हुए भी यूएसए, यूरोपियन यूनियन सभी को यूक्रेन की सपोर्ट में डायरेक्टली आना पड़ेगा। अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली का मतलब यूएसए अपनी आर्मी के सोल्जर्स भेजेगा, यूरोपियन यूनियन जो अपने आर्मी के सोल्जर्स भेजेगा और यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए, तो उस केस में रशिया के लिए यूक्रेन को जीत पाना या फिर उसके अगेंस्ट खड़ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। पहला रीजन तो ये बनता है। दूसरा रीजन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि क्योंकि 2014 के अंदर जो रशिया है उसने क्रीमिया पे कब्जा कर ही लिया था, और ये रशिया का एम्बिशियस प्लान मान के चलिए कि वो उन सब हिस्सों में कब्जा करना चाहता था जो कि रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं। रशियन स्पीकिंग एरियाज की अगर मैं बात करूं तो आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सारा हिस्सा रशियन स्पीकिंग है, जहां पर अभी तक रशिया ने कब्जा कर लिया है। ये पूरी कंट्री यूक्रेन है, और उसका लगभग आप बात करें तो ईस्टर्न साइड का जितना भी हिस्सा है, यहाँ पे रशियंस का मैक्सिमम कब्जा आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये वो सारा हिस्सा है जहां पे रशिया जो है कब्जा कर चुका है। अभी ऐसा हुआ है कि 2014 के बाद जो रशिया ने आपका क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद लोगों का ये भी मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक तो रीजन नाटो बनता है और दूसरा रीजन ये बनता है कि रशिया का यही जो प्लान था 2014 वाला, उसी के आगे की ये इवेंट्स जो आपको नजर आएंगी 2022 के अंदर, 2022 फरवरी के अंदर। वहां पर क्या करता है रशिया कि अगेन फुल फ्लेज जो अटैक है वो यूक्रेन पे स्टार्ट कर देता है। रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन बिगेन ऑन दी 24th February आफ्टर रशिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन फ्रॉम द बेलारूस। नॉर्थ में बेलारूस पड़ता है, कंट्री है वहां से, और चारों तरफ से क्या है मतलब कि ईस्ट से, नॉर्थ से और साउथ से, क्योंकि साउथ में तो क्रीमिया हो गया, नॉर्थ में बेलारूस हो गया और ईस्ट में तो रशिया पूरा टच करता है यूक्रेन को। तो वहां से क्या है ये जो वॉर है वो स्टार्ट कर देते हैं। और रशिया क्या अनाउंस करता है, पुतिन क्या अनाउंस करते हैं कि हाउएवर अनाउंस इट्स एज अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन एमिंग टू डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन ऑफ द यूक्रेन। डीनाजिफिकेशन का मतलब ये है कि जो नाजी नेता हैं या फिर नाजी रिजीम या फिर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको हमने हटाना है। नाजी हिटलर वाला, क्योंकि जर्मनी में हिटलर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया उसके अगेंस्ट ही लड़ रहा था, तो वो वाली ही बात यहाँ पर की जा रही है कि उसको डीनाजिफिकेशन करना है, डीमिलिटराइजेशन करना है, कि जो लोग हथियार लेकर खड़े हो गए हैं इनके खिलाफ, रशिया की जो प्रो रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके खिलाफ रशिया जो है ये डीमिलिटराइजेशन, ये ऑपरेशन जो है फुल स्केल रशिया ने स्टार्ट कर दिया 2022 के अंदर। अब देखिए इसमें चीजें क्या हैं समझने वाली आपको ये चीजें थी कि स्टार्टिंग से कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हुआ और आज तक ये क्यों चल रहा है। हमने रीजंस की बात कर ली कि क्यों रशिया ने आपका जो यूक्रेन है उस पर अटैक किया, क्योंकि जो ईस्टर्न साइड है ना यूक्रेन की, उस ईस्टर्न साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये आपकी डनीप्रो रिवर है, ये वाली जो डनीपर रिवर है इसको डनीपर रिवर कहा जाता है। इस रिवर का इस तरफ का जितना भी हिस्सा है ये सभी लोग क्या है रशियन एथनिसिटी वाले हैं, जो रशिया की ही लैंग्वेज बोलते हैं, दिखते भी रशियन जैसे हैं। ये वाले सारे हिस्से रशिया के अंदर मिलना चाहते हैं। और इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत सारे जूज लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग एथनिसिटी के, पोलिश लोग भी रहते हैं। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये लोग रशिया के साथ नहीं मिलना चाहते। तो रशिया क्या करेगा, रशिया ने अटैक कर दिया है अब, और रशिया क्या कर चुका है कि कुछ हिस्सों पे कब्जा कर भी चुका है, क्रीमिया वाला तो पूरा हाथ आ चुका है और यहाँ वाला भी। रशिया ये अपना ऑपरेशन है इसको जारी रखेगा। मैंने आपको बता दिया कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या स्टेटमेंट दी है कि क्यों उन्होंने जो रशिया के ऊपर वो अटैक है वो स्टार्ट किया है। तो अब अगर बात की जाए, ये पूरा सिस्टम आप समझ चुके हैं हिस्टोरिकली, इतिहास से अभी तक किस तरह प्रेजेंट सिनेरियो आपको कैसा देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें कि क्या रशिया जो ये वॉर है 1 साल से ज्यादा का इसको वक्त हो चुका है, क्या रशिया ये वॉर लूज कर रहा है या जीत रहा है। रशिया ने अपने जो प्लान्स हैं वो बता चुका है कि क्या क्या वो करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रशिया चाहता ये है, क्योंकि वहां पर जो वहां के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो प्रो रशियन तो नहीं है, एंटी रशियन है, तो उनकी सरकार को ही रशिया कंप्लीटली गिराना चाहता है। इस वजह से भी जो रशिया है उसने अटैक किया हुआ है। बट अब बात करते हैं कि क्या रशिया वहां पर जीत रहा है या हार रहा है। अगर देखा जाए गिवन दी पावर सिमेट्री बिटवीन दी रशिया एंड यूक्रेन, रशिया ट्रूप्स ने जो परफॉर्म किया है बैटल के अंदर, वो बहुत ज्यादा हम कहेंगे ओवरवेलमिंग नहीं है, बहुत अच्छा तो हमें नजर नहीं आता और थोड़ा सा कम नजर आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसका एकदम सुपर पावर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर में से एक है, और यूक्रेन तो एक छोटा सा हिस्सा है, वहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इवन उस केस में भी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी जो रशिया है वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाया है। तो एक ये चीज हम कह सकते हैं कि उनका जो रिस्पॉन्स है रशिया का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब रशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वहां की गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो 1 साल में तो अगर जितना बड़ी कंट्री रशिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो उनको यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तक वैसे भी जो यूक्रेन है उसकी जो मिलिट्री है वो भी बहुत बड़ी नहीं है। एक चीज ये देखने को मिलेगा, इफ वन लुक एट द रशिया डिक्लेयर्स गोल व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द 12 months ऑफ द फाइटिंग, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी दैट दे आर स्टिल फार फ्रॉम द मीटिंग दोस ऑब्जेक्टिव। कि रशिया ने जो अपने गोल डिक्लेयर किए थे वॉर के टाइम पर, क्या करना था, डीनाजिज्म करना था, जो आपकी नाजी जो रिजीम है उसको हटाना था वहां से, और डीमिलिटराइज करना था। और ये तो वो गोल है जो उन्होंने साफ साफ बताए हैं
मीडिया के सामने या फिर वर्ल्ड को। बाकी जो छुपे हुए गोल्स हैं वो ये हैं कि उनको वहां से यूक्रेन से जो एंटी रशिया गवर्नमेंट है उसको कंप्लीटली हटाना है और यूक्रेन पे कब्जा करके वहां पर जो प्रो रशियन गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश करना है। अब अगर ये आपका बताया जैसे मैंने प्रो क्रेमलिन रजीम, क्रेमलिन का मतलब होता है अ फोर्ट इन अ सिटी, एक शहर के अंदर एक किला। तो क्रेमलिन जब शब्द यूज किया जाता है, आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा, ये रशिया के बारे में यूज किया जाता है क्योंकि क्रेमलिन शब्द यूज करते हैं रशियन गवर्नमेंट के लिए जहां से वो रन करती है। तो प्रो क्रेमलिन रेजिम बिठानी है, मतलब प्रो रशियन रेजिम यूक्रेन के अंदर बिठानी है, वहां पे सत्ता जो है रशिया के फेवर में बिठानी है। पहला तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है। पुतिन सेड द डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन वर दी हिज मेन गोल्स, और ये दो मेन गोल्स जो उन्होंने बताए हैं, डीनाजिफिकेशन ये करना है, डिमिलिटराइज करना है। रशियन हैज टेकन सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द यूक्रेन टेरिटरी। अब देखिए इसके साथ क्या है, रशिया ने बहुत सारी जो टेरिटरीज हैं यूक्रेन की उन पे कब्जा भी कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैप पे दिखाया था, ये वो सारा हिस्सा है जहाँ पे रशिया कब्जा कर चुका है। तो अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कंप्लीटली कि रशिया जो है बिल्कुल ही पीछे रह गया है। रशिया ने बहुत मेजर एरियाज पे, ये वाला जो पूरा मेजर एरिया है, इन सब पे कब्जा कर चुका है यूक्रेन के। तो उतना जितना रशिया से उम्मीद की जा रही थी, या फिर रशिया की जो हम मान सकते हैं कि इतना बड़ा कंट्री होने के नाते जो वो कर सकता था, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं देखने को मिला है। बट ऐसा भी नहीं है कि रशिया ने कोई हिस्से पे कब्जा नहीं किया है, ये बहुत सारा हिस्सा है जहां पर रशिया अपना कब्जा कर चुका है, एस्टैब्लिशमेंट वहां पे कर चुका है। सो एक ये चीज जो है रशिया के फेवर में है, और ये सब चीजें क्या है, व्हेन इट कंट्रोल 22% ऑफ दी 2014। ठीक है, अगर बात की जाए तो हिस्सों की बात की जाए तो उसमें कई कंट्रीज आपकी आ जाएगी, इंक्लूडिंग मैरियोपोल पोर्ट सिटी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके अजोव ब्रिगेड, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर रशिया कब्जा कर चुका है। आगे अगर बात करें वेस्ट की क्या अप्रोच है, वेस्ट इन द सेंस अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जितने भी है, फ्रांस, जर्मनी और ये इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज हैं, इनकी क्या अप्रोच है इसको लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने दो तरीके अपनाए हैं रशिया के अगेंस्ट। क्या पूरा वर्ल्ड शांत बैठा है? शांत तो नहीं बैठा है, लेकिन हाँ वो डायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है यूक्रेन के साथ। तो उन्होंने किया क्या है, टू फोल्ड आपकी अप्रोच अपनाई है। पहली क्या है, सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है कि उन्होंने किसी भी तरह से रशिया के साथ जो ट्रेड है उसको करने पे रोक लगा दी है। ना तो वो रशिया से कोई सामान खरीदेंगे, ना ही रशिया को बेचेंगे। अब इससे होगा क्या, इससे रशिया के पास जो मिलिट्री के लिए उसको इक्विपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, खाना चाहिए, वो आना जाना कम हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा जो ग्लोबल है ना, पूरी जो अर्थ है, इस पे सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। हर जो देश है उसके पास सारा सामान नहीं है, कुछ के पास गेहूं है तो चावल नहीं है, तो इस तरह से खरीद जो है वो फरोख्त होती है। अगर आपके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएगी कंट्री के ऊपर, तो इसका मतलब आप बहुत सारी कंट्री से सामान नहीं खरीद पाओगे। यूरोपियन यूनियन तो पूरी कंट्री मना कर देगी, पूरा जो एरिया है वो मना कर देगी कि हमें रशिया से सामान नहीं खरीदना है। और इस सैंक्शंस की वजह से रशिया जो है अपना जो क्रूड ऑयल है, जो ये पेट्रोल डीजल, ये सब चीजें जिनसे बनती है, उस ऑयल को भी नहीं बेच पा रहा है, नेचुरल गैस को नहीं बेच पा रहा है। तो जो कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा, तो रशिया को क्या है, उस सैंक्शंस का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो सैंक्शंस लगाई गई, इसकी वजह से रशिया पर इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट यूरोपियन यूनियन पर जरूर देखने को मिला है। अभी आप जैसे जानते हैं कुछ मंथ पहले ही आपका जो रिसेशन पीरियड है काफी टाइम के लिए रहा था। रिसेशन मतलब कि जो महंगाई दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजों के प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जो इकोनॉमी है वो बहुत धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी, ग्रो कर रही थी। तो वो रिसेशन देखने को मिला है यूरोप के अंदर। इतना ये जो सैंक्शंस लगाई गई थी, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट रशिया पे नहीं हुआ जितना ज्यादा यूरोपियन यूनियन खुद इसमें घिर गई। तो उनका एक नेगेटिव इफेक्ट उन्हीं को देखने को मिल गया, यूरोपियन यूनियंस को। उसके बाद सेकंड जो अप्रोच अपनाई है वो ये कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, वो क्या कर रहा है, यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए यूक्रेन इतने टाइम तक रशिया के सामने खड़ा है। मॉडर्न इक्विपमेंट जो है, काउंटर ऑफेंसिव इक्विपमेंट जो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से। इसलिए जो यूक्रेन है जो वो रशिया के आगे अभी तक जो लड़ाई है वो लड़ रहा है। आगे अगर बात करें रशिया के अंदर, ये आपका जो वॉर हुई छेड़ी है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इससे यूक्रेन के अंदर किस तरह का माहौल है, या फिर यूक्रेन के अंदर क्या चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो यूक्रेन की अगर मैं बात करूं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको आपने कई बार न्यूज में देखा होगा। ये आपके यूक्रेनियन रेजिस्टेंस का फेस है,
यूक्रेन, इनके प्रेसिडेंट के अगर बारे में एक खास बात बताई जाए तो मिस्टर जेलेंस्की जो है वो पहले टेलीविजन के कॉमेडियन हुआ करते थे। एक टेलीविजन पे सीरियल आया करता था, एक प्रोग्राम आया करता था, उसके अंदर ये कॉमेडियन थे। खैर बाद में धीरे धीरे करके ये पॉलिटिकली इन्होंने अपने राजनीति के अंदर कैरियर बनाया और ये आपके देश के राष्ट्रपति बन बैठे। अब इनकी खास बात क्या है कि ये बिल्कुल रशिया के एंटी है, तभी जो रशिया है वो खिलाफ अभी तक यूक्रेन में वॉर जो है वो छिड़ी हुई है। सो ये यूक्रेन के अंदर है, अब उनका स्ट्रगल चल रहा है, कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लेते हैं यूक्रेन के और उसके बाद फिर कम हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, ये सब चीज़ें चल रही है। बात करें पॉसिबिलिटी की, क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटी है नेगोशिएशंस की? तो देखिए नेगोशिएशंस के जो टर्म्स है या फिर नेगोशिएशन के ऊपर कई बार बात हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जब वॉर स्टार्ट हुई थी उसके साथ ही क्या है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट की थी और ये जो नेगोशिएशन स्टार्ट की थी उसके बाद कोई खास जो रिजल्ट नहीं देखने को मिला। अब आप सोचेंगे कि ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने क्यों स्टार्ट की थी। देखिए जेलेंस्की जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो एक जू है, ठीक है, जूस हैं, और इजराइल जैसे अभी आप जानते हैं जूस की धरती है। तो इजराइल के राष्ट्रपति को यूक्रेन का साथ देना या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति का साथ देना एक मॉरल उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, और क्योंकि वहां पर काफी पॉपुलेशन जूस है यूक्रेन के अंदर, तो इजराइल जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आपको आएगा। यहाँ पर जो क्या है 2022 के अंदर मार्च में ये प्लान जो था वो फिर से ड्रॉप हो गया। कोशिश की गई थी पीस टॉक्स की लेकिन वो ड्रॉप हो गया। बट यूएसए यूके स्ट्रांगली अपोज यूक्रेन रीचिंग एनी एग्रीमेंट। लेकिन जो यूएसए है, यूके है, वो चाहते ही नहीं है कि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ किसी भी तरह के नेगोशिएशंस में है। स्टार्टिंग में ऐसा जरूर हुआ था जब वॉर स्टार्ट हुई थी कि पीस टॉक्स जो है उसको बढ़ाई जाए, रशिया और यूक्रेन के जो लोग हैं डिप्लोमेट्स आपस में सामने बैठे थे, लेकिन वो कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया। अब खैर यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए का हमेशा इस तरह का ही रहता है, वो डायरेक्टली वॉर के अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हाँ जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको रशिया के खिलाफ जरूर क्या है डिफेंस इक्विपमेंट, पैसा, सब कुछ प्रोवाइड करता रहता है ताकि ये जो पावर स्ट्रगल है ये चलता रहे। अब देखिए अभी अगर बात करूं रिसेंटली डेवलपमेंट क्या देखने को मिल रही है कि यूएस, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि यूएसए के कुछ टॉप डिप्लोमेट्स जो हैं वो रशिया के टॉप डिप्लोमेट्स के साथ बैठकर उन्होंने पीस टॉक के ऊपर बात की है। आई होप कि कुछ जो पीसफुल रिजल्ट है वो निकल आए और उसके बाद जो है ये जो वॉर है वो रुक पाए। आज के देखिए 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज के टाइम पर ऐसा होता है, नॉर्मली राजनीति के अंदर ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो आपकी पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी है उसको फ्रेम करे। क्योंकि अगर भारत की भी मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों का हक बनता है कि वो जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। लेकिन सिर्फ भारत नहीं बल्कि वर्ल्ड के जो विश्व के जो दूसरे जितने भी देश हैं उन सभी में अब चेंज क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि पूरी कंट्री क्या सोचती है या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री क्या सोचती हैं, वो गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है। गवर्नमेंट जो फॉलो करती है उस चीज को वहां के सिटीजन जो है अब मानना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है जो 21st सेंचुरी के अंदर देखने को मिल रहा है। सो ये सब चीजें अप्लाई होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब चीजें थी जो आपकी यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर इंपॉर्टेंट थी। हमने इतिहास पढ़ लिया, किस तरह से डेवलपमेंट वो पढ़ लिया, क्यों अटैक किए गए ये पढ़ लिया, और आगे क्या क्या हो सकता है, नेगोशिएशंस हो सकती है उसके बारे में देख लिया। तो फिलहाल इतना ही है। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारी तरफ से 2 कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए गए हैं गोयला क्लासेस की तरफ से TOATO के लिए, जिसमें आपको जिस तरह से अभी पढ़ाया गया मेंस डे के हिसाब से उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। ये 2999 के अंदर आपका एक कोर्स है जिसके अंदर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हरियाणा जीके, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप इन लेक्चर्स की एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप से, जो कि गोयला क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस 2999 के कोर्स के अलावा आपको एक और कोर्स देखने को मिलेगा जो कि 7999 के अंदर है। इस 7999 कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और साथ में स्टडी मटेरियल मतलब कि बुक्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि आपकी स्पेशली TOATO के एग्जाम के लिए आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हमारा 7999 वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो टेस्ट सीरीज कुछ इस तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक आंसर बुकलेट दी जाएगी, आप उस पर आंसर लिख सकते हैं, मेंस राइटिंग कर सकते हैं, हमारे पास सबमिट कर सकते हैं, आपकी वो इवेल्युएट की जाएगी, चेक की जाएगी और आपको जो मार्क्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि HPSC TO 2023 के नाम से है।
इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि और जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।